तो हुड्डा साहब मेरे कहने चल बात तो तेरे छत्रपाल के घर चाय पिलाऊंगी। मैं बोला रोक रे वीर सिंह गाड़ी। वो ड्राइवर था वीर सिंह इसका डाबड़े का। मैं रोक गाड़ी, मैं छत्रपाल को मैं चाय पिलाऊं ना उसने उसकी पीऊं, आप जाइए मत जाऊंगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हिम्मत नहीं, उसे घर चाय पी, बगैर चाय पी हंसी चले गए। मेरे को फोन किया कि आजा हुक्का पियेंगे दोनों भाई बैठ के, और मैं उसके घर गया नहीं। तुम्हारी शैलजा हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, अराकी के अंदर 5वें पैदान पर राजनीति करती है, उसको मुख्यमंत्री बनने से कौन रोकेगा? ऐसी आखिर क्या मजबूरियां रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उस खास मित्र के लिए ना तो टिकट दिला पाए, ना टिकट की अप्रोच की? कोई राजनीतिक दवेश समझे या कोई और वजह थी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम है, तो दिलवाल का लड़का है, वो अभी जिंदा है। ये तो वारिस तो वैसे बन रहे, वारिस तो ओम प्रकाश चौटाला उसका, ओम प्रकाश चौटाला वारिस चौधरी देवलाल का, चौधरी देवलाल का वारिस अबे है, ये है वारिस, तो ये चोर हो चुके हैं। तो मैंने खड़ा होकर के कहा, मैं चौधरी बजलाल ना तो आपको पता किसानी का, ना रणजीत सिंह को पता, और ना ही हनुमंत राव जी को पता। हनुमंत राव ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे। तो मैंने कहा ये तो ना किसान का तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है। तो उसने कहा बजलाल जी ने बोला बैठ जा, क्यों पजामा से बाहर निकले? मैंने कहा मैं पजामा से बाहर निकलने नहीं हो रहा, आप मेरे बाप के समान हो, मैं आपको ऐसा जवाब दे दूंगा, आपको ये रेस्टोरेंट छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब आपको टैक्स ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया, क्योंकि संवैधानिक पद है, अगर हम बात करें, अगर मैं ठीक हूँ तो हाई कोर्ट के जज की बात करूँ, पैरेलल एक उनके कहने की ये बड़ा पद होता है, इक्विवेलेंट होता है, तो क्या ये कोई राजनीतिक दवेश नहीं था कि अगर आप उस पद पर हो, उसके मेंबर हो, तो आप फिर किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते? किसकी क्या हैसियत है कांग्रेस पार्टी में मुझे पता था, लेकिन मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसको बड़ा भाई मान लिया। मैंने उसके लिए काम किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाए सब कुछ। 1100 एमएलए बन लिए, कोई नहीं जानता उनको। हरपाल बुरा जितने एमएलए बन गया ना, अगर वो ने मौका दिया, मैं ऐतिहासिक आदमी, लोग मेरे इतिहास बढ़ जाऊंगा मैं, यानी तो राजनीति छोड़ दूंगा। आपसे बेहतर इस बात का जवाब शायद कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोस्त रहे, भाई रहे, खास रहे, कि जो SRK है, शैलजा रणदीप किरण, क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला कर सकते हैं? हमारी शैलजा में एक, मैं इसलिए नहीं कि मैं चापलूसी चमचारी करता हूँ, मैं बिल्कुल साफ और कड़वा आदमी हूँ। कुमारी शैलजा में एक तो सामाजिक है ये भी, एक इसका अपनी हरियाणवी भाषा में कहती इसका शर्म भाई चोरी है, और ये इसका दर्द भी होता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रही, मैं संगठन नहीं बना पाई, और मेरे साथी मेरे लिए इतना काम करते हैं। हरपाल बुरा का और प्रोफेसर छत्रपाल का 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? 15 एकड़ जमीन ले ली, मकबरा बेच दिया, मेम का बाग बेच दिया। ओम प्रकाश चौटाला धुरंधर मुख्यमंत्री थे, बाग वो भी नहीं बेच पाई, इसने बेच दिया बाग। और ये खट्टर कहता मैं ईमानदार आदमी, ईमानदार है वो। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरपाल बुरा जी हैं। और अगर मैं हरपाल बुरा जी की बात करूं तो इनको यूं भी कह सकते हैं कि हिसार के सबसे पुराने कांग्रेसी भी हम बुरा साहब को कह सकते हैं। वैसे तो बुरा साहब के बारे में काफ़ी लोग जो है जानते हैं डीपली, लोकदल परिवार से कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। पुराना अगर राजनीतिक परिवार देखें तो लोकदल का वो दौर था जब इन्होंने अपनी राजनीति ये जीवन में आए। और बड़ी बात मैं बताऊं कि 1982 के अंदर इन्होंने HCS क्लियर किया। और वहीं अगर हम बात करें इनकी चुनावी राजनीति की, तो घिराई विधानसभा जब होता था, घिराई हल्का जब होता था, हालांकि बाद में परिसर के बाद बरवाला बन गया, कुछ हांसी में चले गए गांव, कुछ बरवाला में, जब घिराई हल्का टूटा तो घिराए से इन्होंने 1996 में तिवारी कांग्रेस इन्होंने चुनाव लड़ा। और अब अगर हम बात करें, जैसा हम लगातार उन संभावित उम्मीदवारों से बात करते हैं जो किसी भी पार्टी के जो है आगामी 2024 के चुनाव में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, तो बुरा साहब से बातचीत करेंगे। बुरा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर आपका। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बुरा साहब, क्योंकि चुनाव वैसे तो अभी समय है बाकी, लेकिन जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ गई हैं हर एक पार्टी की, हर एक नेता की, हर कोई विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है। आपके भी विधानसभा की बात करो तो हांसी आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है,
चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी? चुनाव को लेकर के तो हम हमेशा तैयार ही रहते हैं। जैसे हल्के में जाना, लोगों से मिलना, शादी में, ब्याह में, उनके दुख में सुख में शामिल होना, इस तरह रेगुलर में इसमें हल्के में अपने जाता रहता हूँ। और वहीं वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, हालांकि इस तरह की बातें भी इकट्ठी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इकट्ठे नहीं भी होते हैं तो पहले लोकसभा होंगे फिर विधानसभा। कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की बात करें, क्योंकि मैं सभी पार्टियों के नेताओं से मिलता हूं, कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, या फिर जिनको टिकट चाहिए और चुनाव लड़ने की इच्छा है उनसे मैं बातचीत करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो सभी कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि हमारी सरकार आ रही है। सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं और करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्य लेकर चलेंगे तभी सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार बुरा साहब आप बहुत पुराने कांग्रेसी हो और हरियाणा कांग्रेस में संगठन कहीं ना कहीं बनने जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस महीने में सितंबर के आखिर तक संगठन बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन संगठन बनने की प्रक्रिया में जिस प्रकार की गुटबाजी सामने आ रही है, तो आखिर कैसे फिर चीजें बन पाएंगी? ये देखिए, ये तो मैं तो ये कहता हूँ, ये प्रेस कार मीडिया का एक एक क्रिएशन है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। ये कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा जीवन में होती है, सामाजिक जीवन में भी होती है, नौकरी में भी होती है, घर में भी होती है, परिवार में भी होती है, समाज में भी होती है। इसी तरह राजनीति में भी प्रतिस्पर्धा स्पर्धा तो होनी चाहिए। अगर स्पर्धा प्रतिस्पर्धा ना आगी तो राजनीति के मायने नहीं रहते। तो इसलिए जो है ना, कई बार कोई बात ऐसी कि रिजेंटमेंट है किसी चीज की, आप में किसी बात की रिजेंटमेंट है, उस रिजेंटमेंट में आप कह रहे हो, जैसे ये कर्नाटक का आप उदाहरण ले लो, कर्नाटक का ले लो, अब मध्य प्रदेश का ले लो, छत्तीसगढ़ का ले लो, तो किसी भी प्रकार की वहां पर कोई सब एक मंच पे, राजस्थान का ले लो, गहलोत साहब और वो पायलट साहब एक मंच पे हैं। तो जब समय आएगा कांग्रेसी सारे एक मंच पे होंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबके नेता है। जब वो निर्देश ऐसा देंगे स्पष्ट तौर पर कि भाई ये होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा और सबकी जिम्मेवारी सबने मिलकर काम करना है, तो कहीं ना कहीं कोई नेता, कोई मैं काम कर रहा हूँ, कोई मेरा दूसरा साथी काम कर रहा है, कोई तीसरा साथी काम कर रहा है, सभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काम तो नहीं कर रहे, और कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जैसे अब ये जो प्रक्रिया थी, इसके दौरान संगठन बनाने की जो प्रक्रिया चली थी, तो कहते हैं लोगों ने ये नारे लगाए, ऐसे उलटबाजी करी, ये नहीं, ये शब्द ही गलत है। जब कार्यकर्ताओं को ये लगा कि कहीं ऐसी ऐसी बात हो रही है कि जैसे वो पर्यवेक्षक लगाए गए, और पर्यवेक्षकों में से एक आधा पर्यवेक्षक जैसे दीपक पाठक जी थे, उन्होंने एक टिप्पणी करी। जब आप एक ऑब्जर्व करने आए चीज को, आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, आपके मेरे साथ मेल खा सकते हैं, नहीं खा सकते, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे, आपके विचार मेरे साथ मेल खाते नहीं खाते, ये मैंने नहीं रखता। ये मैंने ये रखता है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं आपको इंटरव्यू जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उनको कहीं ये लगा कि जो ऑब्जर्वर लगाए गए कहीं न कहीं वो लगे संदिग्ध, अखबारों में छपी खबर, वो अखबारों में खबर छपने से कार्यकर्ताओं को ये लगा कि तुम्हारे नेताओं को और तुम्हारे को भी नजरअंदाज कर दिया गया, और वो सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद नारा लगा रही थी। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कोई ठीक है, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आपने ठीक कहा। लेकिन आपने वो वीडियो भी देखे होंगी, पर्यवेक्षक का आपने खुद जिक्र किया, आपके जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने पर्यवेक्षक लगाए, लेकिन इस तरह की वीडियो भी सामने आई। मैंने खुद कुमारी सैलजा से जब मैं इंटरव्यू बातचीत कर रहा था तो उन्होंने खुद भी इस बात को कबूला कि कुछ पर्यवेक्षकों ने तो साफ साफ कहा कि हम तो भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने आए हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई। और हिसार के अलावा हम बाकी जिलों की बात करें, बहुत काफी जिलों में जो है कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे को गाली गलौज किया, गला भी पकड़ा गया। वो सारी जो वीडियो थी वो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थी, और कहीं ना कहीं हुड्डा से जो अलग गुट थे, चाहे हम SRK की बात करें, कुमारी सैलजा की, रणदीप की, किरण की, कैप्टन और भी जितने भी कांग्रेसी हैं, ये कहा गया कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अनदेखी की जा रही है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो अखबारों में खबर छपी कि जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और प्रभारी लगाए गए हैं, उनमें ज्यादातर किसी एक वर्ग के या किसी एक नेता के आदमी ज्यादा है और दूसरे नेताओं के कम है। तो उसी से एक रिजेंटमेंट पैदा होगी कार्यकर्ताओं में कि हमारे नेताओं को और हमारे को भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इग्नोर करने से तो रिजेंटमेंट होगी, और रिजेंटमेंट, उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट जाहिर की थी। तो जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं,
क्योंकि होता ना कि संगठन जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पार्टी की। संगठन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं फिर आगे कहीं नहीं मेहनत करेंगे, फिर सरकार भी आती है, पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन हम अशोक तंवर के दौर की बात करें, वो थे लंबे समय तक, वो संगठन नहीं बना पाए, वो पार्टी छोड़कर चले गए, वो अलग परिस्थितियां थी। कुमारी सैलजा लंबे समय तक रही, करीब करीब 3 साल तक, उनके दौरान वो अपने कार्यक्रम संगठन नहीं बना पाई। और अब आपके प्रदेश उदयमान है, संगठन जो बन रहा है, आखिर इतना मुश्किल ये चीजें, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है जब हर कार्यकर्ता की सुनवाई, आपने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से है, प्रजातंत्र है, सबकी बात सुनी जाती है, जब ये सारी चीजें सुनी जाती है, चुनाव सिर पर हैं, तो क्या इसके पीछे कोई मानसिकता जो है जानबूझकर की जा रही है? ना कुछ, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि संगठन ना बने, और मैं कहता हूँ संगठन बनना चाहिए। जो लोग नहीं चाहते वो कांग्रेस पार्टी में और एक राजनीति में खास तौर पर किसी आदमी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। उसके लिए ये कहा जाता है, जैसे शोले फिल्म थी कि भाई लड़का अच्छा है, और अमिताभ बच्चन कहता है लड़का धर्मेंद्र बहुत अच्छा देखने में, बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी ये शराब पी लेता है। और बोला कभी कभी वैसे ठीक है लड़का, लेकिन कभी कभी ये बोला कोठबी भी चला जाता है। तो इस तरह उसका पार्टियों में भी इस प्रकार से किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ना किसी को कंडेम किया जाता। ऐसे सुझाव दिए जाते हैं कि उस सुझाव से एक षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों के तहत ही ये जो संगठन का काम नहीं बनने। जो विपक्ष के नेता हैं, आपसे अलग जो नेता है कांग्रेस से अलग पार्टियों के, वो कहीं ना कहीं बयानबाजी करते, कांग्रेस अपने घर में लड़ रही है, वो चुनाव कैसे लड़ेगी? देखो, कोई पार्टी एक बताओ मुझे, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, सेंटर में भी राज है, यहाँ भी राज है, क्या कैप्टन अभिमन्यु की और मुख्यमंत्री की बनती है? क्या अनिल विज की इसकी बनती है? क्या दुष्यंत चौटाला की मुख्यमंत्री जी की बनती है? ये हर जगह ये रिफ्ट तो होती है, अपनी अलग अलग, उसके अपना अलग कार्यक्रम, उसका अलग अलग क्रम, उसकी सोच अलग है, उसकी विचारों की जो भिन्नता है, उसमें कहीं ना कहीं जो ना टकराव भी हो जाता है। अरे टकराव इतना नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन आपके प्रभारी जो हैं दीपक बाबरिया, वो कह चुके हैं कि अगर ये टकराव रहा तो कहीं ना कहीं 2024 में वैसा हाल हो सकता है जो 2019 में हुआ था। कुमारी सैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, वो भी कह चुके हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये हाईकमान और विधायक तय करेंगे चुनाव के बाद। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने भी समर्थक है वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, और खुद हुड्डा साहब ने मुंह से कह चुके हैं कि सबसे मुख्यमंत्री का प्रबल उम्मीदवार प्रबल दावेदार मैं ही हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी, बाबरिया साहब ने, राहुल जी ने और सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने कहीं की कहीं ये नहीं कह रखा, कोई घोषणा नहीं की जा सकती, ना किसी प्रकार की कोई और चीजें। आप सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, और मुख्यमंत्री कांग्रेस में कैसे बनते हैं ये मेरे से ज्यादा भली भांति और कोई नहीं जानता। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने के लिए मतलब कोई क्वालिटी तो होनी चाहिए। क्वालिटी सबसे पहली क्या है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति, सोनिया के प्रति, खड़गे साहब के प्रति, राहुल के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। इन सभी जो दावेदार है, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि उनमें से जैसे कुमारी सैलजा जो है, मुझे सबसे इसमें सशक्त उम्मीदवार लगती है, उसकी दावेदार लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जैसे सोनिया गांधी जी ने यह कहा कि वे कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, सभी कांग्रेसजनों को, कुमारी सैलजा को, सभी कांग्रेसजनों को, बड़े नेताओं को मीटिंग में यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया कि आप कांग्रेस पार्टी को कुछ दो। तो तब ये चर्चाएं चली हुई थी कि भाई ये कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए और बनाना चाहिए, इस तरह की चर्चाएं चली। उन चर्चाओं के दौरान कि सोनिया को और राहुल जी को कोई समस्या पैदा हो, उससे पहले ही उन्होंने वो कुछ कहते, उसको सैलजा जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया कि आप जैसे चाहो इस कांग्रेस का पुनर्गठन करो, कांग्रेस जिंदा रहनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस का काम चलना चाहिए, मैंने इस पद से चिपके रहने का मुझे कोई मोह नहीं है। उसने त्याग दिया। जब उन्होंने उसने पड़ी, जैसे राजेश भाई को सिटिंग एमपी थी, तो उन्होंने कहा बतरी अब ये राजेश भाई की सीट किसी और को देनी पड़ेगी। तुरंत प्रभाव से वो अपनी राजेश भाई सीट की कर दी। कुमारी सैलजा एक ऐसी नेता है जिसकी लैंग्वेज
जिसकी भाषा नम्र और साफ कांग्रेस हाईकमान का उसमें संदेश होता है, और वो कांग्रेस की ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। बाकी लोग मुझे कई बार लगता है ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। इन चीजों को देखते हुए, जैसे अब आप ये उदाहरण के तौर पर आप लीजिए, 1966 के अंदर अपने राव बीरेंद्र सिंह को इंदिरा गांधी जी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, और पंडित भगवत के पास 32 एमएलए थे। उन्होंने भगवत जी को बुलाया कि जी आप जो ना, मैं तो राव बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि राव बीरेंद्र सिंह तो एमएलए भी नहीं है, हालांकि संविधान में ऐसा प्रावधान है बन सकता है, लेकिन उस टाइम तक संविधान जब नया ना लागू हुआ था, वो उन्होंने अपनी प्ली ली कि मेरे पास तो 32 एमएलए हैं और राव बीरेंद्र सिंह तो एमएलए भी नहीं है। तो इंदिरा गांधी भी जब ये सिंडिकेट्स, और जो कांग्रेस के उस टाइम सिंडिकेट्स थे, और दूसरे लोग जो थे, कुछ लोग मेरे ख्याल में मेरे मुरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, कुछ ऐसे लोग थे जो सिंडिकेट, मोहन धारियारो जैसे ये 3 यंग ट्रक्स थे। तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी की पकड़ उस पार्टी पर ज्यादा मजबूत नहीं थी, हालांकि वो प्रधानमंत्री बन गई थी। उसके बाद विधानसभा का स्पीकर का चुनाव हुआ, तो उन्होंने एक जींद के थे कि हमारे वकील दयाराम जी, शायद उन्होंने उसका स्पीकर का चुनाव करवाया, और इंदिरा जी का कैंडिडेट दूसरा था। तो राव बीरेंद्र सिंह ने उसका, सॉरी, भगवत जी का जो कैंडिडेट था स्पीकर का, वो हार गया, वो जीत गए। तो जब हाईकमान खुश नहीं थी और चाहते नहीं थे कि वो उनको चाहते बनाना, तो किसी तरीके से फिर उसको राव बीरेंद्र को ही मुख्यमंत्री फिर बनाया। तो इसलिए मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में ऐसे ही बनते हैं। इसी पर बहुत सारे उदाहरण ऐसे बंसीलाल जी का भी है कि जब जब कोई भी मुख्यमंत्री हो कांग्रेस का, जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो हाईकमान को भी ये लग जाता है कि भाई मैं नहीं, वो अपनी कंडीशन, अपनी शर्तों के अनुसार राजनीति करने लग जाता है, तो फिर वो कई बार पार्टी की भी मजबूरी होती है, नेता की भी मजबूरी होती है, उन शर्तों को मान भी लिया जाता है। लेकिन जब वक्त आता है ना, तो वक्त पे मैंने कोई चीज आपको देनी है और आप मेरे से जोर जबरदस्ती से लेना चाहते हो, जोर जबरदस्ती में उसका मेरी मजबूरी हो, मेरा शोषण और मैं आपको दे दूं, लेकिन अगर मेरा मन इस बच्चे को देने को करता है, अगर मेरी टोटल डिस्क्रिप्शन होगी, तो मैं आपकी बजाय मैं इसको दूंगा। इसी तरह चीफ मिनिस्ट्री कुर्सी भी मिलती है। ये चोई बंसीलाल ने देख लो, और देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हरियाणा के अंदर। आप तो इतने लोगों के इंटरव्यू लेते हो, और आप राजनीति में ये जब ये कर रहे हो काम, तो आपको पता भी होगा। 2004 का लेटेस्ट उदाहरण लो आप, उसमें चौधरी भजनलाल उस टाइम पूरे जोबन पे थे, और 2004 में या 2004 के एंड में एक कंडेला कांड हुआ था जींद के अंदर, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। तो हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वहां पर एक आंदोलन छेड़ा, आंदोलन एक किसानों के लिए, 3 किसान मारे गए 2004 की, 2005 में सरकार ही आ गई थी। तो वो अंतिम की बात है, 2004 के मन गए, 2004 के एंड की बात है। हाँ हाँ, तो वो उस टाइम वो जो ना भजनलाल जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन पीक पकड़ गया, और हुड्डा साहब की जनता में बड़ी अच्छी इमेज बन गई, उन्होंने काम भी किया, किसानों के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान चौधरी भजनलाल जी आए, हनुमंत राव ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे, उसमें चौधरी रणजीत सिंह जी थे, और मांगीराम गुप्ता जी थे। ये जींद रेस्ट हाउस की बात, उन्होंने आकर के ये कहा कि भाई अब तो किसानों का काम का समय, आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। तो मैंने खड़ा होकर के कहा, मैं चौधरी भजनलाल, ना तो आपको पता किसानी का, ना रणजीत सिंह को पता, और ना ही हनुमंत राव जी को पता। हनुमंत राव ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे।
तो मैंने कहा ये तो जो ना किसान का तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है। तो उसने कहा बजलाल जी ने बोला बैठ जा, क्यों पजामा बाहर निकले? मैंने कहा मैं पजामे से बाहर निकलने नहीं हो रहा, आप मेरे बाप के समान हो, मैं आपको ऐसा जवाब दे दूंगा आपको रेस्टोरेंट छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। चलो उसको बात को छोड़िए। उसी दौरान हमने जब पद यात्रा निकाली तो भजनलाल ने दबाव बना करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष पद से बदलवा करके विधायक दल का नेता बना दिया और खुद भजनलाल अध्यक्ष बन गए। बने सारी टिकटें उन्होंने बांटी, एमएलए उनके ज्यादा बने, मुख्यमंत्री कौन बना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसी ही परिस्थितियां आती है, मुख्यमंत्री तो ऐसे ही बनते हैं जो मन को भा जाता है। और मैं इसमें सारों जितने जो प्रबल दावेदार सबका अधिकार है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो बुरा साहब के अनुसार 2024 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का सबसे प्रबल उम्मीदवार कौन है मुख्यमंत्री पद के लिए? मैं तो ये कहता हूं ये दावेदार हैं और कुमारी शैलजा उम्मीदवार है मुख्यमंत्री की, मेरा ऐसा मानना है। और ये ऐसा इतिहास दोहराएगा, ऐसा होगा कि आप तो होना भी चाहिए। कि आप तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल खास रहे। अगर मैं खासकर जो आप कुछ बातें आपने बताई भी, अगर मैं 1995 से और 2004-5 की बात करूं, जब तो वो विधायक भी नहीं थे, वो सांसद थे, तब से लेके और करीब जो 10, 11, 12 साल का आपका रहा पीरियड, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी हिसार आते थे, यानी कि जब उनको इस तरीके से लोग नहीं जानते थे, आप तो उनके पहले बिल्कुल अच्छे दोस्त और बिल्कुल करीबी मित्र आप कह सकते हैं। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको इतना अलगाव, इतना दूर? नहीं, कोई अलगाव ऐसा नहीं है। राजनीति में देखो, जैसे राजनीति क्रिकेट का खेल है। एक बार पाकिस्तान से भारत हार गया, 7 रनों से हार रहा था। और एक वो जो बॉल होती ना, एक बॉल देते हैं, वो एक बॉल पे 1 रन बन गया। और क्या कहते हैं, सिक्सर, छक्का, छक्का लगे तो भी 1 रन से फिर हार गए थे। उस एक बॉल पे एक नो बॉल क्या होती है, एक बॉल हो गया, 1 रन उसमें बन गया, फिर एक बॉल मिल गई, उसमें छक्का लग गया, तो भारत वो युद्ध जीत गया। तो राजनीति में ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बाद में, प्रदेश अध्यक्ष बाद में थे। पहले मेरे बड़े भाई, मैं बड़ा आदर करता हूं, मेरे सम्मानित हैं, मैं बहुत ज्यादा आदर करता हूं, मेरे आज भी मेरे उनके लिए प्रति बहुत सम्मान है, मैं सम्मान करता हूं। और सबसे वरिष्ठ आदमी है, कांग्रेस के सीनियर आदमी है। वो जो बात अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1996 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ। तो जब वो अध्यक्ष बने, मैं सेक्टर 15 में रहता था और चौधरी भजनाल का निवास मेरे पड़ोस में। लोग मेरे को ये कहते थे कि ये पढ़ा लिखा वकील मूर्ख कहां से आ गया। आपकी शायद 7 नंबर कोठी थी। हाँ, चौधरी भजनाल की 108 नंबर कोठी थी मेरी, एक गली मुड़की उनका मकान था। तो वो मेरे कहते मूर्ख है, ये कहाँ है, चीफ मिनिस्टर तो चौधरी भजनाल बनेगा, ये भूपेंद्र सिंह डो कहां से ले आए, कौन है ये, जानते नहीं थे। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी भी बहुत बड़े आदमी रहे हैं, रणबीर सिंह हुड्डा भी, और वो स्वतंत्रता सेनानी रहे। ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक परिवार था, लेकिन 25 साल लगातार चुनाव हारते रहे। वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार 25 चुनाव जीतता रहा, वो नेता बन गया, वो नीचे रह गए। तो मुझे तो पता था उसके इतिहास का कि भाई इसका राजनीतिक बहुत बड़े परिवार से संबंध रखता है। तो लेकिन लोग इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1996 से 2000 मार्च 5 में सीएम बने। मुझे पता था कि आने वाले 2000 चुनाव में मेरी कांग्रेस में क्षमाई नहीं रह रही। मैं राजनीतिक आदमी हूं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, मेरी नहीं होनी चाहिए क्या? मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए काम किया कि मुझे पता 2000 में टिकट नहीं मिलेगी। पता था मुझे, भजनाल जी सारी टिकटें भजनाल ने बांटी, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पता था, टिकटें भजनाल ने बांटी। चलो 2000 में नहीं पता, 2005 में पता लग गया था कि भजनाल का वर्षव है, पता लग गया था। 2005 में मेरे को फिर टिकट नहीं मिली। किसके लिए काम किया मैंने? मैं वकील था, पढ़ा लिखा था, मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, मैं अच्छे ओहदों पर भी रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा वकील बेवकूफ तो होता नहीं। मुझे नहीं पता था राजनीति का कि किसकी क्या हैसियत है कांग्रेस पार्टी में, मुझे पता था। लेकिन मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसको बड़ा भाई मान लिया। मैंने उसके लिए काम किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाए सब कुछ। 2004 में जब सरकार बनी केंद्र में,
तो एक अपने पंजाब की अंबिका सोनी और एक नेता और था कोई अहमद पटेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टीवी पर नाम आ गया कि भाई ये केंद्र में वजीर बनेंगे। मैं बहन कुमारी शैलजा जी कोठी था, मैंने फोन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, माँ जी उन्होंने ये कह दिया हम तो मंत्री बनना नहीं चाहते, हम तो सोनिया जी के साथ काम करना चाहते हैं। आप भी कह दो मैं तो मंत्री नहीं बनना चाहता, आप मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। बोला मेरी बात हो ली। मैंने कहा मैं तो हरियाणा की सेवा करना चाहता हूँ। तो सोनिया जी ने कहा गो हेड। तो मुझे उसी दिन पता लगा था सीएम बनेगा। लेकिन मैंने 10 साल उनके लिए काम किया। 2009 जब सीएम बने, परिसीम में मेरा हल्का गिराए की बजाय आंसी हो गया। तो मैंने कहा भाई साहब आपको पहले तो टिकट बस की अपना थी नहीं, अब आप चीफ मिनिस्टर हो, ताकतवर, मुझे मेरी इच्छाएं भी पूरी करो, मेरे को टिकट दो। तो बोला भाई किसी को कहना मत, तो अपना काम कर। तो मैंने 80 में एक बहुत बड़ी रैली करी, 20,000 आदमी मैंने इकट्ठे किए। मैंने ना कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बोला, ना किसी दूसरे कांग्रेस नेता को, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं अपने बलबूते पे, मेरी कार्य प्रणाली से, मैं अपने कार्य प्रणाली से मैंने इतने आदमी इकट्ठे कर दिए, मेरे अंदर भी टिकट लेने का दम है। मेरे को टिकट फिर भी नहीं मिली। 2014 में फिर भी टिकट नहीं मिली। मैं जब ट्रिब्यूनल का मेंबर था तो एचपीएससी की 2 पोस्ट खाली थी। चुनाव से पहले, 19 के चुनाव से पहले एचपीएससी। मैंने कहा सीएम साहब मुझे एचपीएससी मेंबर लगा दो, 2 पोस्ट खाली हैं। मैं चुनाव राजनीति नहीं करता, क्योंकि भ्याणा जो है जनहित कांग्रेस से आया 2009 में, तो उससे टिकट का तो वादा किया ही गया हुआ, ऐसे थोड़े आया वो, टिकट उसकी थी। तो मैंने एचपीएससी मेंबर लगा दो और मेरा ठीक समय पास हो जाएगा। बोला तू लगा रखे ट्रिब्यूनल, मैं वहीं से रिजाइन कर दूंगा, 6 साल और मिल जाएंगे मुझे, आप जिसको टिकट दे दूंगा। तो मेरे को मेंबर भी नहीं लगाया, 2 पोस्ट खाली रहेगी, भारतीय जनता पार्टी ने भरी। क्या नहीं हालातों, इन हालातों में फिर मैं सारी उम्र वही काम करता रहूं, तो लोग मेरे को मूर्ख भी कहेंगे। कुछ बने ना बने, बनना बनना भाग्य की बात, भाग्य से पहले कुछ नहीं बनता। 25 साल वो नहीं, हुड्डा साहब नहीं बन पाए, फिर बन गए। तो मैं ये रीजन है। आप समझ में आ गया आपको क्यों, क्या रीजन। साहब आप, वही मेरा सवाल था, हालांकि आपने ये टिकटों का बताया 2009 का, 2014 का, 2019 का, 5 से पहले की बात करें, आपकी टिकटें क्यों कटती थी आपने खुद खुलकर बता दिया, और वो सब हरियाणा की जनता को पता भी, और आपके जो खास मित्र हैं उनको तो बेहतर पता है। लेकिन जब हुड्डा साहब के पास जब कमांड आ गई और आपके खास मित्र थे और आप पहले व्यक्ति थे जिनको पता था कि ये होने वाला है, मुख्यमंत्री ये बनेंगे, और वही हुआ जैसा आपने भी हमारे दर्शकों को बताया भी। तो ऐसी आखिर क्या मजबूरियां रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उस खास मित्र के लिए ना तो टिकट दिला पाए, ना टिकट की अप्रोच की? कोई राजनीतिक दवेश समझे या कोई और वजह थी? नहीं, राजनीति में जैसे मैंने आपको बताया था एक उदाहरण, राजनीति में करते हैं लोग यूज, फिर मिसयूज, फिर कंफ्यूज, फिर डिफ्यूज, फिर फ्यूज हो जाता है। ये स्टेजेस बहुत लोगों की आती है, मेरी ऐसी स्टेज कोई स्टेज नहीं आई। कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता जब युद्ध, अब युद्ध होता है ना, युद्ध में घोड़े चाहिए, बलवान घोड़े, ताकतवर, अस्तबल में छांटे जाते हैं कि ये घोड़ा युद्ध के काबिल है। लेकिन राज आने के बाद काठ के घोड़ों से राज चलता है, काठ के घोड़ों से। किसी मजबूत आदमी को कोई भी नेता, किसी पार्टी नेता आगे नहीं करता। जब आपको टैक्स ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया, क्योंकि संवैधानिक पद है, अगर हम बात करें, अगर मैं ठीक हूं तो हाई कोर्ट के अगर जज की बात करूं, पैरेलल एक उनके कहने की ये बड़ा पद होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो क्या ये कोई राजनीतिक दवेश नहीं था कि अगर आप उस पद पर हो, उसके मेंबर हो, तो आप फिर किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते? ये इसके एम्बिग्यूटी होती है, हर शब्द के, हर लाइन के, हर बात के एम्बिग्यूटी नहीं, उसका दोहरा मतलब निकाला जा सकता है। तो वो पद मेरा ऐसा था कि वो तो कोर्ट लगती थी और संवैधानिक पोस्ट थी, कोर्ट लगती थी, तो मैं किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। मैं उससे हल्के से लोगों से कट गया। ये हुड्डा साहब ने जानबूझ के तो नहीं किया आपके साथ? ये तो वो बेहतर बता सकते हैं क्या किया क्या नहीं किया। मित्रता में ऐसी बातें जो ना राजनीति में जैसे है ना, मित्र बना के ही उससे बदला लिया जाता है। बुरा साहब, ये बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आपके चाहने वाले ना, वो इन बातों को आपसे जानना चाहते हैं। वैसे तो आपके पीछे सारी बातें करते हैं, क्योंकि आपने खुद बताया कि भाई लोग मुझे उस समय मूर्ख भी कहते थे, जब भजन लाल का दौर था, कि ये कहाँ
हुड्डा को ले आया, कहाँ उठाए घूमता है, राज तो भजन लाल का आना है, भजन लाल का एक छत्र राज था, उनका सिक्का चलता था, कहाँ इनको। लेकिन जब उनके साथ रहते थे, एक साथ उठना बैठना खाना पीना, आपके खास मित्र थे। लेकिन जब वो राज में आ गए, और जिस तरीके से, मैं खुद नहीं कह रहा, आपके जो, अगर आप इतिहास देखिए, आपका राजनीतिक इतिहास, ये सारा इतिहास खुद में खुद बता रहा है। मैं ये कह रहा हूं 1996 से मार्च 2005 तक आप गिनती के आदमी लाओ किन लोगों के पास उस वक्त में हिसार के अंदर बजनलाल के खिलाफ, बजनलाल के इलाके में, बजनलाल के सेक्टर में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे घर आए, 8 MLA थे उनके साथ। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, तो उन्होंने कहा, परवीर आर्य थे वो, इसमें जीम थे, इसमें जागरण में जितने भी पत्रकार थे हिसार के, मैंने सारे बुला रखे थे। किसी ने कहा आकर के बजनाल जी आए हुए, बजनाल जी नहीं आना था। सारे पत्रकार उठकर वहां चले गए, एक परवीर आर्य बचा था। तो मैंने ये फील किया कि भैया क्या। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद ही मेरे को कहा, इसमें कोई बात नहीं होती, मैं 25 साल चुनाव हारता रहा, वीरेंद्र 25 साल चुनाव लड़ता रहा, लीडर बन के मैं रह गया। अब अपना ही वक्त आएगा, एक वक्त ऐसा अपना भी आ जाएगा कि बजनाल जी को छोड़ के अखबार वाले अपने पास आ जाएंगे। तो ये मैं कहता हूं, जैसे वो वहां इतना मैंने उसके लिए काम किया है, मैंने अपना तो देखा ही नहीं। कोई और व्यक्ति हो, एक बार क्या हुआ, आदमी व्यक्ति को लालच आ जाता है। एक बार छत्रपाल हुड्डा जी मेरे घर आ गए, तो मैं उनको छोड़ने के लिए गाड़ी में उनके साथ बैठ गया, मेरी गाड़ी पीछे से ड्राइवर था, और वो वहां आगे बजनाल की कोठी के पास, पार्क के पास छत्रपाल खड़े। तो हुड्डा साहब मेरे कहने, चल बात तो तेरे छत्रपाल के घर चाय पिलाऊंगे। मैं बोला, रोक रहे बीर सिंह गाड़ी। वो ड्राइवर था बीर सिंह इसका ढाबड़े का। मैं रोक गाड़ी, ना छत्रपाल को मैं चाय पिलाऊं ना उसने उसकी पीऊं, आप जाइए मैं जाऊंगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हिम्मत नहीं, उसके घर चाय पी, बगैर चाय पिए हंसी चले गए। मेरे को फोन किया कि आजा हुक्का पियेंगे दोनों भाई बैठ के, और मैं उसके घर गया नहीं, मेरी आवश्यकता थी। अब चीफ मिनिस्टर बनने का मेरी आवश्यकता नहीं, वहां पर फिर और लोग चापलूस और चमचे लोग आगे आगे उन्होंने कान भरने शुरू कर दिए। आप तो ना सबसे पुराने कांग्रेसी हम कह सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने तो दल बदले समय समय पे, इस तरह की चीजें भी हुई, लेकिन आप लगातार कहने की कांग्रेस में रहे। हालांकि संगठन की बात करें, अलग अलग पदों पे आप रहे, 1982, 83, 84, काफी पदों पर आप, यानी कि अगर हम इसकी बात करें ट्रिब्यूनल की, इसके अलावा भी, आप टैक्स ट्रिब्यूनल की बात करूं मेंबर की, इसके अलावा भी बहुत सारे पदों पर रहे। लेकिन बार बार ऐसा होता रहा, अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ भी दें, जो आपके बाकी नेता है, या हाईकमान की बात करें, उन्होंने क्यों नहीं देखा कि हमारे कर्मठ कांग्रेसी की, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता की, एक कर्मठ और जुझारू नेता की, जिनका सबसे पुराना नाता है और जो पार्टी को इतना कुछ दे रहे हैं, उनकी देखिए लगातार हो रही है। देखिए, इसी ये बात आपकी सही है। राहुल गांधी जी का ये जो जिला अध्यक्ष चुनने का जो प्रक्रिया चलाई इन्होंने, इनका उद्देश्य ये था पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दिया जाए। लेकिन यहां पर कोटा सिस्टम है, कोटा होता है कि मैं किसी कोटे में नहीं था तो आपको को पीसी से मेंबर नहीं बनाएगा। वो एक आदमी पीसी से मेंबर भी बन गया, एआईसी से मेंबर भी बन गया, वो कोटे में है। जो किसी के कोटे में कोई कितना काम करता रहा कोई पूछता नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता, जो आज तक मैंने 33 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी मुझे कोई टिकट दी नहीं दी, पद दिया ना दिया, मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। मेरा एक अपना एक लेवल ऐसा भी रहा है। और पिछली बार मैंने चुनाव भी तैयारी करी थी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी, और हमारे 4 गांव में 4 गांवों के पंचायती उम्मीदवार में तैयार भी हो गया था। लेकिन कई जाति समीकरण ऐसे थे कि मुझे लोग फिर कहने लगे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये तो जो ना जमीनी स्तर के नेताओं को अगर खंगाल के काम करने लग जाए तो कांग्रेस तो कभी आ ही नहीं सकती पार्टी। पूरा साहब, जिस तरह के हालात आपकी कांग्रेस में चल रहे हैं, और जैसे 3 साढ़े 3 दशक का आपका राजनीतिक अनुभव हो चुका है, लगता आपको कि अभी चुनाव से पहले उन जमीनी सत्र के नेताओं को ढूंढ कर, देख कर, जो उनका अनुभव के अनुसार बनता है, वो उनको दिया जाएगा मान सम्मान? मैं दीपक बाबरिया जी से मिला था चंडीगढ़ के अंदर। मैंने उनको ये कहा था, आप सर्च कर रहे हो ना कैंडिडेट जिला अध्यक्ष के लिए और किसी टिकट के लिए,
सारे जिला कांग्रेस में कुमारी शैलजा को छोड़ करके मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूं। कांग्रेस को टिकट नहीं मिली। मैं ये कहता हूं, मैंने बाबरिया साहब को यह भी कहा कि जो लोग 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया और मोदी मुख्यमंत्री वो सॉरी प्रधानमंत्री बन गए, वो वहां भाग गए, उनको वहां टिकट नहीं मिली, वो फिर यहां आ गए, फिर लोकदल में चले गए, फिर किसी और पार्टी में चले गए, फिर यहां आ गए। कांग्रेस उन पार्टी कांग्रेस के लोग उनको टिकट देने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को टिकट देते हो। उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं देनी चाहिए। मैंने उनको कहा है, आप कहां ढूंढ रहे हो? क्या बोले बाबरिया जी, क्या बोले? ढूंढ रहे हो? मेरा मेरा ढूंढ लो, मेरा नाम हरपाल बुरा। आप ढूंढो, मेरे बारे में पता करो। आप, मैं कितने साल से कांग्रेस में हूं, कितने मैं पदों पर आया हूं। मैं ब्लॉक से लेकर के जनरल सेक्रेटरी के पद तक रहा हूं और एक जुडिशियल पोस्ट पे भी रहा हूं मैं। तो इससे निष्ठावान और कांग्रेस के प्रति वफादार कौन मिलेगा आपको? मैंने कहा से 1991 से लेकर के आज तक मैंने पार्टी की सारी दरी बिछाई और मैंने कहा क्या काम किया है। और इसे ऐसे मैं बोला ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता तो मैं हूं सबसे। मैं बोला मैं कैंडिडेट नहीं हूं जिलाध्यक्ष का, लेकिन अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि निष्ठावान, तो निष्ठावान मेरे से निष्ठावान कैसे जाता है? मैंने टिकट मिली नहीं, मैं तो कांग्रेस में हूँ। लोग कांग्रेस छोड़ के भाग गए, फिर आगे कांग्रेस में फिर टिकट ले गए। उनको बिल्कुल टिकट मत देना चाहिए। और यही पैरवी कुमारी शैलजा भी यही बात कहती है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। उन्होंने ये खुद ये कहा है। बुरा साहब, जो मेरे पास जानकारी है, जो चर्चाएं चल भी रही, आपने संगठन की बात की। हालांकि आप अगर हिसार की बात करूं तो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हिसार के जिले के। तो सबसे जो प्रबल जो दावेदार हैं, जो संभावित हम हिसार का जिलाध्यक्ष कह सकते हैं कांग्रेस का, उनमें सबसे ऊपर एक नंबर पे आपका नाम चल रहा है। ना मुझे तो नहीं पता इस बात का, आपकी आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं तो अपने ये जो यहाँ कांति भाई जी आए थे उनको भी मैंने कहा उसको ऑब्जर्वर जो मेरा इंटरव्यू लेने आया उसको ही नहीं पता तिवाड़ी कांग्रेस कैसे बनी थी। तो मैं कहा मैं तो 1996 तिवाड़ी कांग्रेस चुनाव लड़ा। बोला फिर तो आप 91 में कहा है, कांग्रेस में 96 में आए। यू आर मिस्टेक, यू डोंट नो अबाउट द तिवाड़ी कांग्रेस। तिवाड़ी कांग्रेस वाज फाउंड बाय ऑनरेबल सोनिया गांधी। तो उसका मेरे पास तो ये, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, शीशरा मोड़ा थे, मोहसिना केदी भी थी, वो सारे जितने और थे लोग जो सारे बड़े बड़े पदों पर से, मेरा तो ये मेरिट है। अगर सोनिया जी राहुल जी मेरी इस चिट्ठी को पढ़े कि मैं तिवाड़ी कांग्रेस चुनाव लड़ा, तो मेरे को तो टिकट क्या, मेरे को तो पता नहीं क्या बना देना चाहिए। मैं उस परिवार के प्रति भी कितना वफादार रहा हूं। कांग्रेस के साथ साथ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के परिवार के प्रति कितना वफादार आदमी रहा हूं कि मैंने तिवाड़ी कांग्रेस छोड़ तिवाड़ी कांग्रेस में चला, सोनिया जहां जाई मैं वहीं गया। तो ये तो मैं उनको बताया मैंने। तो मेरे ज्यादा वफादार कौन होता? आप किसको ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? आप क्या ढूंढ रहे हो? मेरा इतिहास देख लो, मैं कितना पुराना आदमी। और मैं इस बात के चक्कर में नहीं हूं। अगर आप ये बात कह रहे हो कि निष्ठावान कार्यकर्ता, ये कहते 5,000 जो फार्म भरेंगे सदस्य उनको पीसी मेंबर बनाएंगे। मैंने 2,000 भरे, जिसने मैंने 5,000 भरे, मैं तो पीसी से मेंबर नहीं बना कि कोटे में नहीं था। कोटे में जब तक नहीं आता कांग्रेस में नहीं बढ़ता। कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी प्रयासरत हैं। और मैं कुमारी शैलजा जी के साथ इसलिए राजनीति करता हूं। कुमारी शैलजा जी का आज नया नहीं, मैंने ये 92 की 93 की बात है, चौटाला गांव से सरसा तक पैदल यात्रा की थी मैंने कुमारी शैलजा जी के साथ। कुमारी शैलजा में एक, मैं इसलिए नहीं कि मैं चापलूसी चमचारी करता हूं, मैं बिल्कुल साफ और कड़वा आदमी हूं। कुमारी शैलजा में एक तो सामाजिक है ये, एक इसका अपनी हरियाणवी भाषा में कहती इसका शर्म है छोरी है। और ये इसका दर्द भी होता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रही, मैं संगठन नहीं बना पाई, और मेरे साथी मेरे लिए जो इतना काम करते हैं। इथिक्स, नैतिकता इसमें सोनिया में भी है, राहुल गांधी जी में भी है। और आज मैं तो एक बात करता हूं, जैसे आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, कुमारी शैलजा क्यों मुख्यमंत्री बनेगी? छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। उन्होंने एक फार्मूला सुझाया खड़गे साहब को, सोनिया जी को, राहुल जी को, कि कांग्रेस में वही मतभेद है, मनभेद भी है। उन्होंने कहा कि फलाने आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, इस फलाने आदमी को अध्यक्ष बना दो।
2 आदमी एडजस्ट हो गई। एक सिंह देव थे, 16 आदमियों की कमेटी बनी, जो सबसे पावरफुल कमेटी हिंदुस्तान की कांग्रेस की। शैलजा जी ने अपना आप बनना चाहिए था ना, उसको सिंह देव को अपनी सिफारिश से उसको उस कमेटी में लिया, ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन जाए। मेरी खुद की महत्वाकांक्षा मैं छोड़ दूं तो चीफ मिनिस्टर बनने कौन काबिल है? वो त्याग करती है पार्टी के लिए, पार्टी के प्रति पूरी समर्पित है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें इतने गुण हैं। मुझे लगता है इसलिए नहीं कि मैं, मेरा का स्वार्थ है, मैंने अध्यक्ष बना देगी, मैंने टिकट दे देगी, एमएलए बन जाऊंगा। मैं बना ही नहीं। अब मैं इतने साल का हो गया, एक बार नहीं बना तो क्या हो जाएगा? मर गया? नहीं, मैं अपने वसूलों पर कायम रहता हूँ और मुझे इसके असूल पसंद है। इसलिए और बीच में कुछ ऐसी बात भी हो गई थी कि भाई जैसे कि मैंने लगता है कि भाई जैसे ये बात करती है और करती है, जैसे इसके मन से, इसके चेहरे से झलकता है कि इसके टीस है, इसकी मन में टीस है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं फील कर सकता हूँ। इसी कड़ी में बुरा साहब, जैसे आपने सैलजा का जिक्र किया और पूरे संगठन को लेकर आपने बातें बताई, हम चाहे पूरे देश की बात करें, केंद्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, लेकिन क्या बुरा साहब आपको लगता है, क्योंकि आपसे बेहतर इस बात का जवाब शायद कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोस्त रहे, भाई रहे, खास रहे, कि जो SRK है, सैलजा रणदीप किरण, क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला नहीं करना होता है, कुश्ती नहीं करनी होती। ये कुश्ती का दंगल नहीं है। मैंने आपको 2004 का उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री कौन बनता है? जो पार्टी का, सोनिया का, राहुल जी का वफादार हो। उनमें आप छांट लो अपने आप, आपको पता लग जाए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और मेरे को तो ये लगता है, मैंने आपको ये कह दिया, जब बाकी दावेदार होंगे उम्मीदवार तो कुमारी शैलजा है मुख्यमंत्री पद की। मुझे तो ऐसा लगता है, और बनानी भी चाहिए, बनाना भी चाहिए इसको। पार्टी के लिए त्याग ही किया है। और जब से इन्होंने ये दो ना कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी है, तो लोग तो कायल है कुमारी शैलजा के। मैंने जैसे मैं बात करता हूँ, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, सभी लोगों से बात करता हूँ, नए भी हैं, पुराने भी हैं, वो सिर्फ इसी बात की मैं कहता हूँ, ये इसमें क्या गुण है, क्यों लग रहे हो? कुछ तो होगा, ये गुण है उसमें, इसलिए मैं इसके पीछे लग रहा हूँ। इशार जिले की है, मैं जोड़ा उठा के कड़िया और क्यों जाऊं? जब मेरे घर हाँ सब कुछ आने लग रहा है, यहाँ सब कुछ यहाँ आएगा। कुमारी शैलजा हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, अराकी के अंदर 5वें पैदान पर राजनीति करती है। उसको मुख्यमंत्री बनने से कौन रोकेगा? ठीक है, आपने ये सैलजा के बारे में सारी की सारी चीज बताई, लेकिन मतलब ऐसा क्या हुआ कि सैलजा आज आपको इतनी काबिल लग रही है, उनकी कार्यशैली, कि जो व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झंडा उठाता था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खासम खास था, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी कैटेगरी में बिल्कुल आउट हो गए और कुमारी शैलजा नंबर 1 पे आ गई। यानी कि इनका नंबर 1 पे आना ठीक आपने बताया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डाउनफॉल कैसे? ये कोई डाउनफॉल नहीं होता और कोई अप नहीं होता, ये तो समय का चक्कर है। हुआ ना बुरा साहब, 10 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आप मतलब कि ये तो लाइन होगी ना भाई, अगर आपने, बुरा साहब ने 2 लाइन खींची भाई, दो लाइन है, आपने एक लाइन को बड़ा करना है, तो आपने कुमारी शैलजा की लाइन को बड़ा कर दिया। क्या वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लाइन को आपने बड़ा नहीं किया, वहीं कहीं छोड़ दिया, क्योंकि आप उनके खास रहे हो, क्या वजह? ये देखो, कांग्रेस पार्टी का, किसी भी संगठन का, उसका उद्देश्य ये होता है, संगठन, लोकतंत्र, उसमें एवरीबॉडी हैज टू हिज से, यानी उस संगठन में, उस किसी भी उसमें, जैसे लोकतंत्र आप कहते हो नहीं है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें हर आदमी का हिस्सा होना चाहिए। क्या सारी उम्र को रहा कि चीफ मिनिस्टर, सारी उम्र को प्राइम मिनिस्टर रहा, सारी उम्र को IAS रहा, IPS रहा? हर आदमी का हिस्सा होना चाहिए, हर आदमी के बंटवारा होना चाहिए, इसमें हर आदमी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और दूसरा एक सवाल आपने पूछा था मेरे से बीच में, उसका आपने मैं उत्तर दे दूं कि आप कुमारी शैलजा को, अभी आपको ऐसी लड़क लगी, पहले क्या नहीं थी? कुमारी शैलजा को मैंने आपको बताया, उनसे भूपेंद्र हुड्डा से पहले मैंने उनके साथ पद यात्रा की है। उस दौर की बात कर रहा हूँ, 95 से 2005, वो 8-10 साल जो थे, उस टाइम कुमारी शैलजा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने में खुश थी, और उनका इसको चीफ मिनिस्टर बनाने में अहम योगदान रहा है, तो मैं उसके उनके साथ ही था।
और फिर कुछ लोग करते हैं ये भाग रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में ही था, मेरी इनके साथ भी दोस्ती थी, इन्होंने ज्यादा मेरे को वो करने लगने, भाई मेरे साथ रहो, ये कर वो कर ऐसे कर। उनके साथ कोई बिगाड़ नहीं था, बिगाड़ मेरा जब बंदर उड्डा जी के साथ भी नहीं है, लेकिन वो भी था। जो मैंने इसका अगर मैं उनके साथ लग गया, लेकिन मैंने ये कभी ये नहीं कहा कि इनके चरित्र में, इनके चरित्र में कुछ कमी है, नहीं, उसमें इक्वालिटी, उसमें इक्वालिटी है। भूपेंद्र हुड्डा में भी कोई क्वालिटी जब वो बने, जब उनके साथ लगा था मैं, लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई मेरे साथ, मोटी बात यही है। ठीक है, आपने बुरा साहब एक बीच में जिक्र किया था प्रोफेसर छत्रपाल का। हालांकि वो आपका जो विधानसभा क्षेत्र पहले गिराया था, वहां से विधायक भी बने, चौधरी देवलाल को उन्हें हराया, हालांकि आपके प्रतिद्वंदी रहे। लेकिन हरपाल बुरा का और प्रोफेसर छत्रपाल का 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? ना कोई आंकड़ा नहीं रहता इसमें। ऐसे है, एक तो मन की बात मैं बताता हूँ। एक तो आप ये जितने प्रोफेसर हैं इनके काटा मार दो। प्रोफेसर हरियाणा के अंदर, मेरी वाइफ एसोसिएट प्रोफेसर है और 30 साल की नौकरी के बाद अब वो प्रोफेसर बनी है। प्रिंसिपल से बड़ा पद होता है वो। इनको प्रोफेसर क्यों कहते हो? प्रोफेसर 30 साल के बाद बनी है। प्रोफेसर शब्द था ही नहीं। मैं 66 साल का हो गया, मैंने यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटियों में पढ़ लिया, मैं कोई प्रोफेसर के पद नहीं होते। आपके पड़ोस में एक और प्रोफेसर संपत सिंह। आप, मैं किसी का व्यक्तिगत किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता। अब यूं तो कोई बीएससी कर ली डॉक्टर, वो कर ली एमएससी कर ली वो डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर होता है। प्रोफेसर कौन होता है? प्रोफेसर मैंने बताया 30 साल के बाद मेरी पत्नी जून में रिटायर हो जाएगी, प्रोफेसर बनी है। तो कितनी प्रोफेसर, कितना कष्ट का पद है, कैसे मिला? आप उनको प्रोफेसर कहते हो, मत क्या करो उनके प्रोफेसर। ये रही एक बात प्रोफेसर शब्द की। अब प्रोफेसर को हटा देते हैं, आवाज देते छत्रपाल पे। क्या आप पूछ रहे, क्या आंकड़ा क्या रहता 36 का आंकड़ा क्यों रहता? है? में स्पर्धा प्रतिस्पर्धा होती है, वो है स्वाभाविक है। वो निचल वही है। एक उसका जो ना, जैसे छत्रपाल मेरे से उम्र में भी छोटा था, मैं उससे बड़ा था, सीनियर स्टूडेंट था। और वो जो ना, जैसे हम तिवाड़ी कांग्रेस में थे सारे ही, तो तिवाड़ी कांग्रेस की टिकट नहीं मिली उसको, मेरे को मिलेगी, उसको तकलीफ होगी। वो छत्रपाल आ रहा था ये सारा ही कोई 700-800 वोटों से। तो वो कहता था अगर आप चुनाव नहीं लड़ते, मेरे पास टिकट होती मैं तो एमएलए बन जाता। मेरा अपना अधिकार था, मैंने पॉलिटिकली लॉन्च किया था। मैंने उसको, उसके पहला चुनाव था, उसके बाद तो कांग्रेस ने मुझे टिकट दी नहीं, योग्य समझा ही नहीं। अब 24 में लगता है बात बन जाएगी। देखो बात तो मुझे हर बार लगता है बन जाएगी, हर बार ऐसे लगता है उम्मीद के सारे आदमी जिंदा है। और मुझे पता, मैं ज्यादा इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। मैंने सारा इसका राज को चलते हुए, चला के भी देखा, चलते हुए भी देखा है। तो ये मुझे सारी भली भांति वाकई में हर चीज से कि मैं ज्यादा इसके लिए ज्यादा मरने मिटने के लिए तैयार नहीं हूँ। आराम से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, कि अपने कुमारी शैलजा मेरी नेता, उसके साथ काम करता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं कंप्लीट सेटिस्फाइड हूँ। अब हांसी में आ जाते हैं एक बार दोबारा। आपने लंबा काफी अच्छी चर्चाएं की और दर्शकों को भी सारी चीजें अच्छी लगेगी। हांसी की अगर मैं बात करूं बुरा साहब, क्योंकि पिछले हम 9-10 साल की बात करें, यानी कि दूसरी टर्म गठबंधन सरकार की, यानी कि बीजेपी सरकार है, लगातार कहीं ना कहीं कहते हैं समान काम समान विकास हम कराते हैं बिना भेदभाव से। और आपके जो एमएलए हैं वो भी सिटिंग एमएलए है, जिनकी बात करूं बीजेपी के हैं। तो विकास कितना हो पाया हांसी में? देखिए विकास तो, वो तो एमएलए है, क्या खट्टर साहब मुख्यमंत्री ने विकास कर दिया? कोई एक ईंट लगाई हो, कोई मशीनरी लगाई हो, कोई उद्योग लगाया हो, कोई कारखाना लगाया हो, हिसार में लगा बार, ये मंत्री आ रहे अपने गुप्ता जी, उनका कोई इसका निगम का चपरासी कहना नहीं मानता। तो मुख्य ये तो सरकार ऐसी है कि इन्होंने तो एक जातीय ध्रुवीकरण ये करते हैं लोग, और उस ध्रुवीकरण के अंदर एक नफरत फैला करके, इस सरकार में सब कुछ सस्ता है, सिवाय नफरत के हर चीज महंगी है, नफरत बहुत सस्ती बेचते हैं। यही राहुल जी बात कहते हैं। तो ये तो एक दूसरे को लड़ा के झगड़ा करते हैं, उनकी क्यों किसी के भी व्यक्तिगत कटाक्ष करें? अगर वो 80 में भी विकास हुआ है और 80 की एमएलए की कहीं एग्जिस्टेंस है,
तो फिर मैं बताता हूँ, इट इज बेटर टू डाई, एमएलए बनना ही नहीं चाहिए मुझे। ऐसे इस तरह का एमएलए बनना तो मैं बेटर टू डाई, जिसके आरोप अरबों स्वर्गों करोड़ों आरोप, रोजाना नए आरोप। राजनीति में राजनीति क्यों गंदी कहते हैं लोग। अब किसी से बात करो आप जाकर के, मैं पहले जब 30 साल 32 साल 33 साल पहले राजनीति करता था, राजनीति के लोगों की बड़ी इज्जत होती थी, वकील की बड़ी इज्जत होती थी। वकील देखा, मैं वकील था, और कोई साइकिल वाला भी, वकील साइकिल बजा कार वाला उसको बिठा गया तो वो उसको कहता था गलती होगी सर, उसको वो इज्जत नहीं रही। राजनीति का आदमी इज्जत क्यों नहीं, एमएलए के जूते लगते हैं, क्यों लगते हैं। राजनीति सेवा का माध्यम था, सेवा का माध्यम, और लोगों ने इसको व्यापार बना लिया। व्यापार, ये हंसी वाला तो व्यापारी है, हर चीज में व्यापार करता है। मैं कहता हूं अगर परमात्मा, अगर कांग्रेस पार्टी मेरी योग्यता को देख करके मुझे हंसी से अगर मौका दे दे, तो दोबारा हरपाल सिंह बोरा को कभी वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं टैक्स ट्रिब्यूनल का मेंबर है, 10,000 करोड़ रुपए की अपील सुनता था। मैंने जिंदगी में ईमानदारी में कामरेड भी रहा हूं, मेरे स्टूडेंट लाइफ में कामरेड रहा। कामरेड ये कहते थे जो जाति और धर्म में विश्वास करता हमारी मीटिंग से चला जाए। मैं कामरेड था, मैं कॉलेज में अध्यक्ष बना, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, स्टूडेंट्स यूनियन का प्रधान रहा हूँ। मैं जब कामरेड था मेरे 11 वोट आए, और जब मैंने छोड़ के और अपना इन दूसरी पार्टियों से अलायंस किया, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया। मैं सिद्धांतों की राजनीति करी। एमएलए जो बनता है वो सेवा के लिए बनता है। चीनी कौन लाएगा, चाय कौन लाएगा, इसको मेरी लड़की कौन छोड़ गया, लड़के को स्कूल में कौन छोड़ गया, छोटी छोटी रिश्वत पे आ गए। अब वो कहते बोला उसमें आरोप लग गया, 15 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की, वो हिर ली। यानी एमएलए को ये शर्म, मैं खुद करता काम, वो शर्म मुझे आती है कि ये लोग कैसे कर लेते हैं कि यार एमएलए है, चुनाव लड़े, कल जनता में जाए क्या कहेगा। 15 एकड़ जमीन हिर ली, मकबरा बेच दिया, मेम का बाग बेच दिया। ओम प्रकाश चौटाला धुरंधर मुख्यमंत्री थे, बाग वो भी नहीं बेच पाई, इसने बेच दिया बाग। और ये खट्टर कहता मैं ईमानदार आदमी, ईमानदार है वो। डिप्टी सीएम है वो, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो भी कह रहे हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं। कौन? उनके साथ डबल इंजन है ना, और हरियाणा में तो ट्रिपल हो गया, क्योंकि डबल इंजन कहते हैं मोदी को और मनोहर लाल को, लेकिन ट्रिपल इंजन हो गया ना डिप्टी सीएम। बातें लंबी हो जाएंगी। शराब घोटाला हुआ कोरोना कांड के अंदर, मैं एक्साइज महकमे से मेरा ताल्लुक रहा है, इसमें ट्रिब्यूनल मेंबर रहा हूं। एक डीटीसी या ईटीयू परमिट देता है, एक ही परमिट पर डिस्टिलरी से एक बार शराब निकल सकती है। 4 बार शराब निकली एक परमिट से। इंक्वायरी हुई नहीं हुई, एसआईटी गठित होगी, खत्म। आए दिन इतने घोटाले। अंबाला में अनिल विज ईमानदार हैं, कितना बड़ा घोटाला हो गया, कितना बड़ा कांड हो गया, कितने आईएएस एचएस अफसर भी पकड़े गए। कोई भर्ती, एचएस की भर्ती हुई, जुडिशियल पेपर लीक हुआ, एग्जेक्टिव पेपर लीक हुआ, सारे एसएस बोर्ड पेपर लीक होते। एक नया तरीका निकाल लिया, पर्ची खर्ची नहीं, क्या पेपर 38 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, रिपीट हो गए। तो वो आपको कह दिया, एक बार एमबीबीएस पेपर आया 1 साल पहले का ठा यूं कोई पेपर दे दिया, और आपको इस बच्चे को कह दिया तू पेपर को पढ़ लेना, पास हो गया वो। तो एक नया तरीका निकाल लिया। ये चोरों चक्कों की पार्टी है, ये चोरों का गठजोड़ है, ये कोई सरकार नहीं चला रही। आज मैं कहता हूं जैसे 10 साल जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, और उसकी भाषा आप सुनते हो ये जनसभा कार्यक्रम में, मैं तो उस भाषा को बताने में मुझे शर्म आती है। अगर ये भी ईमानदारी से काम करते हैं तो फिर मैं कहता हूँ ईमानदारी का तो पैमाना ही नहीं है। फिर मैं ईमानदारी की परिभाषा ही इन लोगों ने बदल दी। अगर मुझे मौका मिल जाए नहीं तो अंबाला तक से लेकर के नानोल तक लोग होंगे एमएलए हो तो हरपाल बुरा जैसा हो। मेरे एक टीस एक दिमाग में कि एमएलए ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी बन जाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से जीवन को बिताएं कि देखो ये भी जीवन है। अब मैंने क्या करना, मैं ये एक एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ। 1100 एमएलए बन लिए, कोई नहीं जानता उनको। हरपाल बुरा जिस दिन एमएलए बन गया ना, अगर वो आने मौका दिया, मैं ऐतिहासिक आदमी, लोग मेरे इतिहास
इतिहास बढ़ जाऊंगा मैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। बुरा साहब, काफी बातें आपने बताई, छात्र जीवन की भी आपने बातें बताई कुछ की, कैसे आप प्रधान रहे यूनिवर्सिटी के और वो सब होता था। लेकिन मेरा एक सवाल उसमें मन में आया था, वो आपसे पूछ लेता हूँ। आपकी पूरी राजनीति कांग्रेस की है, लेकिन उससे पहले जब आपने शुरुआत की लोकदल से, चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला, आप उनके मुरीद रहे, तो वहाँ उस दौर की कुछ बातें बताइए भी, आखिर क्यों आपको ओम प्रकाश चौटाला इतने खास और इस तरह के अलग से, या फिर यूं कहे उनका जिस जो कार्य स्टाइल था, उनका वर्क स्टाइल था जो करने का, क्यों वो खास लगे आपको? देखो, लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है, वो किसी नेता में नहीं है, ये कुमारी शैलजा में। कुमारी शैलजा की लाइकिंग डिसलाइकिंग है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लाइकिंग डिसलाइकिंग है। चौधरी बंसीलाल तो इतना गरिमा का आदमी था, तो मैं उसके बारे में जितने शब्द कहें उतने थोड़े पड़ जाते हैं। बंसीलाल का नाम लेते हैं लोग, 1100 मैलिन का कोई नाम नहीं लेता, पता ही नहीं कहां गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कई बार ये कहता था, अरे मैंने जिसको टिकट देनी है वो तो यहाँ आ नहीं रहा, और जिसको मैंने टिकट नहीं दी वो मेरे पार खुर काटने लग रहे हैं। उसकी कई लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रोंग थी, बात का धनी था ये ये और लेकिन इनमें अहंकार है, अहंकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई परिवार का कोई सदस्य हो, अहंकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर बतौर नौकर के रूप में काम करना पड़ता था, कोई वहां स्वतंत्रता नहीं थी। मुझे उनकी कार्य प्रणाली अच्छी नहीं लगी। बतौर व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, मैं तो इसको एबे को भी पसंद करता और चौटाला को पसंद करता हूँ। ये झूठे हैं, ये वचन के पक्के हैं, काम के पक्के हैं, ये जो कह दे वो करते भी है। चौटाला यारों का यार है, बिल्लू यारों को यार है। जैसे मेरे साथ दोस्ती नहीं निभाई, ये दोस्ती निभाने के काबिल लोग हैं बेशक दूसरी पार्टी में। और मैं तो कहता हूँ जैसे ये कह रहे हैं गठबंधन में ले आओ करो, मगर तो अच्छी बात है कि और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम है, चौधरी देलवाल का लड़का है, वो अभी जिंदा है। ये तो वारिस तो वैसे बन रहे, वारिस तो ओम प्रकाश चौटाला उसका, ओम प्रकाश चौटाला वारिस चौधरी देवलाल का, चौधरी देवलाल का वारिस अबे है, ये है वारिस, तो ये चोर हो चुके हैं, ये सही आदमी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है। और पूछो। वही अगर मैं सही हूं तो शायद वो 1982 में आपने क्लियर किया, 1984 का शायद चुनाव था लोकसभा का, जो ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से लड़े थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके सामने थे। वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे, चौटाला साहब हार गए थे, वो भी आपने बड़ा करीबी से देखा। हाँ, वो मैं उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ था, उनके साथ मैंने काम किया, बढ़िया लगा। मेरा यूथ का, हरियाणा का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट, पता नहीं जनरल सेक्रेटरी, एक बार जनरल सेक्रेटरी बना, एक बार वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कितने टाइम आप रहे लोकदल में, इनेलो में? ये 84 से लेकर के और 90 तक। हाँ, कहने में बात ये थी कि अजय भाई ने मेरे को कहा तेरे को गृह से चुनाव लड़ाएंगे, फिर चौधरी देवलाल ने चुनाव लड़ लिया। मेरे दिमाग में ये झूठे हैं, तो फिर मैं कांग्रेस में आ गया, उसके बाद मैं कांग्रेस में ही। बहुत बहुत शुक्रिया बुरा साहब बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मेरे से आपने बातचीत करने के मेरे योग्य समझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरपाल बुरा जी। आपने सारा कुछ सुन लिया, और जो दिल में है, जो मन में है, वही जुबान पर है। और ऐसे नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास दोस्त थे उस दौर में जब वो सांसद थे, और खासकर हिसार की बात करें, क्योंकि भजन लाल का इलाका रहा है, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा की काफी बार, खासकर इस जगह की बात करें तो उस कट्टर दौर में भी भजन लाल को छोड़कर, भजन लाल के साथ ना खड़े होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इतने कर्मठ रूप से खड़े हुए, और जिस जिस तरीके से वो सारी की सारी बातें इन्होंने बताई, लेकिन इनके साथ इनको दोस्ती का क्या, इनका कहीं ना कहीं परिणाम मिला, क्या नतीजा मिला, क्या इनको उस निभाई हुई दोस्ती का इनाम मिला, वही बुरा साहब ने साफ तौर पर बता दिया। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, अगर ऐसी संभावना बनती है, तो हरपाल बुरा का साफ तौर पर कहना है कि कुमारी सैलजा
सिर्फ उम्मीदवारी की दावेदारी में नहीं है, बल्कि प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो उम्मीदवार जो है वो दावेदार नहीं है, उम्मीदवार है। ये इनका साफ तौर पर कुमारी सैलजा के लिए कहना है। और भी बहुत सारी बातें इनके साथ हुई, आपने सबने सुना। और जैसे कि हमारी सीरीज है कौन बनेगा विधायक, इसमें आपको क्या लगता है कि हाँसी से इस बार 2024 में कौन विधायक बन सकता है? आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और उसके साथ साथ ये भी जरूर लिखिए कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, यानी कि अब की बार किसकी सरकार, वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।